भारत आज दुनिया का एआई सुपर पावर हब बनता दिख रहा है और इसकी वजहें बड़ी सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी ग्लोबल टेक दिग्गजों का भारत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने 3 मेगा इन्वेस्टमेंट डील्स पर मुहर लगाई है और ये निवेश सिर्फ बड़े नहीं बल्कि भारत के टेक फ्यूचर की दिशा तय करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने 9 दिसंबर को ऐलान किया भारत में $17.5 बिलियन यानी करीब 1,58,000 करोड़ रुपए के निवेश का। ये पैसा एआई फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और अगली पीढ़ी की डिजिटल टेक्नोलॉजी में लगाया जाएगा। यानी साफ है, दुनिया का एआई भविष्य अब भारत बन रहा है। इतना ही नहीं, अमेजन ने भी भारत पर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। कंपनी अगले 5 साल में $35 बिलियन यानी लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए भारत में लगाएगी। बता दें कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यह निवेश इसी ताकत की झलक दिखाता है। और अब गूगल भी भारत में अपना सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बना रहा है। $15 बिलियन मतलब 1,58,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश के साथ यह निवेश अगले 5 सालों में पूरा होगा और अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब भारत में खड़ा होगा। इन तीनों कंपनियों का मिला जुला असर भारत में अगली टेक क्रांति के रास्ते खोल रहा है। यानी भारत सिर्फ टेक मार्केट नहीं, दुनिया की टेक्नोलॉजी का नया पावर सेंटर भी बन चुका है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के तेवर और भारत का पावर, यही जो है एक जुगलबंदी साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक तरह से और दिग्गज टेक जायंट जो हैं वो भारत पर बुलिश नजर आ रहे हैं। तो इसको हम जरा विश्लेषण करेंगे हर पहलू से, कितने तैयार हैं हम और किस तरह की स्थितियां जो हैं वो आने वाले वक्त में बन सकती हैं और फिर इसमें आत्मनिर्भरता वाला जो फ्रंट है वो कितना तरीके से असरदार साबित हो सकता है। इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मिताली निकोरे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, निकोरे एसोसिएट से। मिताली, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ आइसा और सिमी इंडिया के प्रेसिडेंट अशोक चांडक सर भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले अशोक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। एक तो भारत और अमेरिका के बेहतर होते कारोबारी रिश्ते, इसीलिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, कारोबारी रिश्ते। हाल फिलहाल एक ईज नजर आया है, कॉन्फ्लिक्ट की जगह अब कोऑपरेशंस ने ले ली है। दूसरी तरफ दिग्गज जायंट्स, अब प्राथमिकता उनकी पहले भी रही है लेकिन अब उसमें एग्रेशन नजर आया है। अब बातों की जगह सीधा करार हो रहे हैं, सीधा एक ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी का हब बने। ये पहले भी होता रहा है, आउटसोर्सिंग और बाकी चीज़ों की जब शुरुआत हुई थी तब भी भारत चॉइस होता था। अब शिफ्ट नजर आ रहा है और ये शिफ्ट हम पहले चाह रहे थे, जिस तरह से जब चाइना बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से लगातार हर्डल्स आ रहे थे, लेकिन ये शिफ्ट थोड़ा लेट से ज़रूर हुआ, लेकिन अब एग्रेशन इसमें ज़्यादा है। योर फर्स्ट रिमार्क सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की हमारी तैयारियां हैं और जिस तरह का दिलचस्पी ये टेक जायंट्स दिखा रहे हैं, उनका तालमेल बेहतर हो सकता है या आपको लगता है कि थोड़ा हमें और ज़्यादा रफ्तार की आवश्यकता है? धन्यवाद। मैं कहूँगा ये जो अभी हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, ये दिग्गज कंपनियों के सीईओज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले, अभी भी मिले और पहले भी मिलते आए थे। ये भारत का एक बड़ा सकारात्मक और रणनीतिक संकेत के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि ये सवाल सिर्फ निवेश का और विस्तार का नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनीज अब भारत को सिर्फ बाजार मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रूप में भी देख रही है। और इन सब कंपनियों का हम जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप है, जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, सबका यहाँ पर में काम चल रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग इतना बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं और एक्सपांशन कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि उनको इंडिया पर पूरा भरोसा है। भारत की जो कई नीतियां है उसका इसमें असर पूरा दिखता है एज अ कैटलिस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और जो आपने बताया कि अमेरिका और भारत के जो ट्रेड रिलेशनशिप्स है, जो बीच में थोड़े से कुछ खटास आ गई थी, उसमें काफ़ी से परिवर्तन दिख रहा है।
और ये कंपनियां जो बैकग्राउंड में काम तो कर ही रही थी, किसी ने काम तो बंद नहीं किया इंडिया के साथ काम करना, वो तो चल रहा था। अब खुल के सामने आकर बड़े अग्रेसिवली ये बता रहा है कि वो इंडिया के साथ में वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से बड़ा एक गेम चेंजर है। हम देख रहे हैं कि क्लाउड में एआई जो कि बड़ी नई सब जगह उसकी चर्चा होती है, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में इसकी तेजी से वृद्धि हो रही है। और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो भारत की एक भूमिका रही है उसका भी इसमें हमें दिख रहा है कि लोग इसको एक भारत को भरोसेमंद कंट्री समझ रहे हैं अभी। जो चाइना के बारे में अब बात की वो तो चल रहा है, जो मैं किसी दूसरे कंट्री के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और उस स्ट्रेंथ को लोग ठीक से देख रहे हैं, और उसके हिसाब से भारत के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में भारत में इनोवेशन भी आगे बढ़ेगा। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो दूसरी बात कही कि क्या स्पीड वगैरह कैसी है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा का भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कहूँगा पिछले 10 सालों में इसमें काफ़ी मजबूती से और आगे बढ़ने से हमने मॉडल बने हैं हमारे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट की प्रणाली है। 40 से 50 करोड़ ट्रांजैक्शन रोज के हो रहे हैं इंडिया में। 5 रुपए से लगा के तो हज़ारों रुपए के हो रहे हैं। एक बड़ा एक प्रूफ पॉइंट है ये कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या से क्या करते हैं। और भारत एक, मैं कहूँगा, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारे पास इतनी भाषाएं हैं, हर भाषा में अगर ट्रांजैक्शन करना है एआई का भी, और यूटिलाइजेशन करना है, डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं होगी। हमारे करोड़ों इंटरनेट यूजर्स है, 4G 5G नेटवर्क एक्सपांडेशन हो गया, डिजिटल रफ्तार तेजी से हो रहा है, सरकार की नीतियाँ काफ़ी कंड्यूसिव है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, तो ओवरऑल सब अच्छा चल रहा है। अब रहा सवाल ये कि क्या गति और बढ़ानी चाहिए, तो सर देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, मैं कहूँगा। थोड़ा सा इधर उधर रुकावट तो आ जाती है, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, इम्प्लीमेंट करने में कभी टाइम भी लग जाता है, उसके भी कुछ कारण हैं। तो तेज़ी से काम और हो सकता है। और मेरे ख्याल में इस टाइप के जो डिसीजंस है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आगे जब ये इतना कमिटमेंट कर रही इंडिया के लिए, तो हमें बहुत जल्दी से सरकार और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ के लोग ऑन ग्राउंड जो काम कर रहे हैं, वो सब लोग इन अवसर को पकड़ेंगे। उसको स्पीड और स्केल दोनों हमें बढ़ाने होंगे, और वो बढ़ेगा। तो मैं ये कहूँगा भारत का भविष्य क्लियरली ग्लोबल टेक हब है, और ये बनता रहेगा। ये तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अशोक सर ने तमाम बातें सामने रखी। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ ग्रैंड थॉर्नटन भारत के सीआरओ जसप्रीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। जसप्रीत जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ मीडियाना के फाउंडर निखिल पावा भी जुड़ चुके हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। निखिल, भी बहुत बहुत स्वागत था। लेकिन सबसे पहले मिताली, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जो बात किसी भी इकॉनमी के लिए कही जाती है वो ये है कि हमें एक डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए, हमें ओवर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी टेक सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये हमारी एक तरह से हमारा माइंडसेट बन गया है। ये आज से नहीं है कि हम कहीं ना कहीं वो आउटसोर्सिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसको पहला जरिया मानते हैं। आपको नहीं लगता कि अब जब शायद संसाधन है, अब जब शायद दुनिया इतनी खुल चुकी है, तो शायद हमें इस चीज का वेटेज थोड़ा कम करना चाहिए, वरना फिर आत्मनिर्भर भारत की बात बेमानी हो जाती है। जी नमस्ते। तो मुझे डिबेट में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूंगी, अगर हम पिछले 6 से 8 महीनों का ओवरऑल एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, इस साल बहुत सारे बदलाव आए हैं भारत के ट्रेड रिलेशनशिप में। अमेरिका के साथ भी हमने ये देखा कि अमेरिका ने एक तरह से भारत के ऊपर इतने टैरिफ लगाए हैं, 50% का टैरिफ। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक पर्सनल मीटिंग करी सारे टेक सीईओज के साथ व्हाइट हाउस में। आपको याद होगा सितंबर में ये मीटिंग करी गई, और तब उन्होंने टेक सीईओज को बोला कि आप केवल अमेरिका में इन्वेस्ट करिए और देशों में इन्वेस्ट मत करिए। उसके बावजूद
हम ये वाली मीटिंग्स जो नवंबर और दिसंबर में टेक सीईओज की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हुई हैं, वो मीटिंग्स भी हुई हैं। और उसके बाद आप देखिए, एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में अनाउंस की गई हैं। चाहे वो गूगल की इन्वेस्टमेंट हो, नियरली $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओवर 15 to 20 years, वाइजैक में पूरी एक एआई सिटी बन रही है। अब ये 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट से आया है, ओपन एआई अपना कैंपस इंडिया में खोल रहा है और ओपन एआई का नया ऑफिस दिल्ली में खुलेगा। और ये भी देखा गया है कि सारी जो मेजर टेक कंपनीज हैं अमेरिका की, वो इंडिया को एक तरह से अपना एक टेस्टिंग ग्राउंड भी बना रही हैं। उन्होंने जेमिनाई भी फ्री मिल रहा है, परप्लेक्सिटी भी फ्री मिल रहा है, चैट जीपीटी भी फ्री मिल रहा है, उनकी अपनी पार्टनरशिप्स अनाउंस हो गई हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन कंपनियों को बहुत अच्छे से पता है कि भारत का जो पोटेंशियल है, भारत का जो मार्केट है और भारत में जो टैलेंट है, हमारा जो टेक टैलेंट है, वो उनको अमेरिका में भी नहीं मिल सकता है। और चाहे उनके प्रेसिडेंट भी ये बार बार बोलते रहे, लेकिन वो अपनी कंपनी, अपने शेयर होल्डर्स और अपनी ग्रोथ के लिए भारत आ रहे हैं। तो आज मुझे ये लगता है कि ये भारत के प्योर इन्वेस्टमेंट और टैलेंट पोटेंशियल पर ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आई, ये कंपनियां हमारे पास आई हैं। और अब हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए कि हाँ, यहाँ से हम आगे अपने आप को, अपने कंट्री को, अपने स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। एआई के क्षेत्र में भारत और आगे बढ़े, और जो हमारी इंडियन कंपनीज भी हैं, जो हमारी आईटी कंपनीज हैं, वो भी इस इकोसिस्टम से जुड़े और अपनी अपस्किलिंग करें। ये हमारा फॉरवर्ड पाथ होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि भारत और यूएस के बीच में जो जियो पॉलिटिकल चल रहा है, वो एक डिफरेंट लेवल पर चल रहा है, लेकिन कंपनियां जो है वो केवल मार्केट और इन्वेस्टमेंट ठीक है, पोटेंशियल तो ढूंढ मतलब रही उनके लिए इतना बड़ा कंज्यूमर फिगर भी है, तो मतलब भारत तो जाना ही जाता है कि कोई भी अडॉप्शन जो होती है वो सबसे तेज होती है, बाद में भले उसमें कुछ चुनौतियां जरूर आ जाएं। इन सब के बीच में निखिल, हमें जरा बताइए आप कैसे देख रहे हैं। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। आत्मनिर्भरता अगर चाहिए तो शायद हमें ओवर डिपेंडेंसी बढ़ानी होगी, और कई बार जब हम ट्रेड नेगोशिएशंस में फंसते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही उठ जाता है कि हमने कहीं ना कहीं बाकी विकल्पों की ओर तो नहीं देखे, इस वजह से हम उस नेगोशिएटिंग टेबल पे कई बार एक तरह के बैकफुट पे नजर आते हैं। हालांकि दुनिया बदल चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द न्यू मॉडर्न डिप्लोमेसी में एक नया वर्ड है, लेकिन आपका नजरिया क्या कहता है? थैंक यू प्रशांत। ये जो आत्मनिर्भरता की आपने बात करी, एआई में तो हमारी कोई आत्मनिर्भरता है नहीं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये गूगल से हुई हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट से हुई हैं। और अगर आप ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो जहाँ पे $1 ट्रिलियन का की इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, उसका मात्र लगभग 40-50 बिलियन इंडिया में जा रहा है, जो बहुत कम है कंपेयर टू द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात यह है कि इंडियन कंपनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। हमने अगर आप देखें, एक E2E नेटवर्क से एक कंपनी है जो लिस्टेड है इंडियन मार्केट्स में, एंड उसने थोड़ा बहुत जीपीयूज खरीद के रखे हैं। पर जो डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एआई एनेबलमेंट है, ये सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आई एम श्योर AWS भी एक अनाउंस करेगा, क्योंकि ये 3 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ग्लोबली। तो आत्मनिर्भरता एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारे यहाँ है ही नहीं, और उसका कोई स्कोप भी नहीं लग रहा है। ये जो कंपनीज हैं, इनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा डेवलपर मार्केट है। हमारे पास कोडर्स हैं जो एआई लेकर एप्स बनाएंगे, जो एआई के जीपीयूज लेकर उस पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लगा के या फिर एपीआईज लेकर वो एप्स बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे। पर कोर एआई मॉडल की जो डेवलपमेंट है, वो इंडिया में कुछ खास है नहीं। किसी किसी मतलब एक सर्वम एआई है जिसने करा है, और कुछ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बने हैं। पर ज्यादातर एआई में भी जहाँ पे आप देखिए, हमारी कोई आत्मनिर्भरता वैसे एआई में भी नहीं है। हम एआई के ऊपर एप्स बनाने का काम कर रहे हैं ज्यादातर। तो उस मार्केट को टैप करने के लिए, एजेंटिक टूल्स देने के लिए, ये कंपनीज इंडिया के मार्केट को टैप कर रही हैं। तो इंडिया इनके लिए मार्केट है, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आत्मनिर्भरता
दूर दूर तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जहां आप सोचना होगा। देखिए जसप्रीत सिंह भी प्लेटफॉर्म, हमारे साथ हैं। जसप्रीत जी, हमें बताइए कि मतलब डोमेस्टिकली फिर पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा? मुझे थैंक यू फॉर मुझे बुलाने के लिए, बट मेरा स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अगर आप इंडिया में देखो, इंडिया में क्या हो रहा है फ्रॉम एआई पर्सपेक्टिव, चाहे हम बात कर लें अपना पूरा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जीसीसीज हो रहे हैं, हाइपर स्केलर एआई बन रहे हैं इंडिया में। हाँ, हम बना नहीं रहे हैं, बट हमारा जो एआई अडॉप्शन है आज की डेट में, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अगर मैं उसको देखूं तो मुझे लगता है हम बहुत एक यूनिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं कंट्री के हिसाब से। अगर हम एआई मेक इन इंडिया कर सकते हैं, बहुत सारे नए एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, एंड हो सकता है इंडिया में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो एआई में हो रहा है, चाहे वो पूरा सेमीकंडक्टर में हो रहा है, या ग्लोबल सप्लाई चेन में हो रहा है, ये सारी चीजें अगर मैं देखूं, अभी तक तो हमने एआई का जो किसको कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग भी टच नहीं करा है इन जितने एआई के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं अक्रॉस सारी इंडस्ट्रीज। सो मुझे मुझे ये लगता है कि इंडिया के लिए ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम बहुत ज्यादा सर्विसेज ओरिएंटेड इंडस्ट्री थे, अब इतना ज्यादा कैपिटल इंडिया में आ रहा है, एआई में आ रहा है, डेटा सेंटर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में वो टैलेंट है जो इसको यूज कर सकता है, जिससे हम नए नए, चाहे एसएलएम्स ही डेवलप कर रहे हैं, बट बहुत सारी एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं। एंड वो बिजनेस प्रॉब्लम्स सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो ग्लोबली बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं जो अब हम इंडिया में बैठे बैठे सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप देखिए 2004 से लेके 2007-8 में भी जब हम आईटीएस के लिए ग्लोबली फेमस होते जा रहे थे, तब हमारे पास बहुत मौका था कि हम अपनी सर्विसेज को बहुत डिफरेंटली पैकेज करें एंड बिल्कुल यूनिक डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। एंड यही हमारी अब गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, चाहे वो इंडिया का एआई मिशन हो, या हमारे जितने स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जीसीसीज पॉलिसीज बन रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए बन रही हैं क्योंकि मेरे को लगता है हमारे पास बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मेक इंडिया बट रूल द वर्ल्ड, फ्रॉम एन एआई पर्सपेक्टिव आई थिंक वी आर एट अ वेरी यूनिक टिप इन पॉइंट। और मुझे अच्छा लगा कि इतनी बेबाकी से बात रखी जा रही है। अशोक सर, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि कई बार टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है उसमें हमारा माइंडसेट यही रहा है। आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? मतलब मेरे ख्याल से आप तमाम स्टेक होल्डर्स भी इस बारे में चर्चाएं करते होंगे। हमें अगर किसी चीज़ में आत्मनिर्भर बनना है तो शायद इन तौर तरीकों से काम नहीं चलेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि शायद अभी के लिए यह तरीका सही हो। सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। हमें हिस्टोरिकली भी देखना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल तो हमारे सहयोगी पैनलिस्ट ने बताया है, दूसरा बताऊंगा। जैसे हमारे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चिप डिज़ाइन में सबसे पहले कैप्टिव डिज़ाइन सेंटर बने ग्लोबल कंपनीज के, उनका ही पूरा मैन पावर था। उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ जैसे ही लोग काम करना शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो गया, उनका नॉलेज बढ़ गया, अब वो खुद का स्टार्टअप खोल रहे, खुद की कंपनी बना रहे, तो एक्सपेंशन हो गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये मल्टीप्लायर पॉइंट है ये। अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे, अगर वो आत्मनिर्भरता नहीं भी हुई, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट से जो मैन पावर क्रिएशन होगा, जो प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन इंडिया में एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उसकी वजह से इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोसिस्टम पर। तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं और आईटी सेवाएं है, कंसल्टिंग है, ये सारा बढ़ेगा आगे। मैं ये भी देखता हूँ कि इसका हमें डायरेक्टली मैन पावर पर इसका इफेक्ट होता है। हमारे जो इंजीनियरिंग पूल है, कई स्टेट में 200 से 400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। ये जो इंजीनियरिंग पूल है, इनको एक बड़ा अच्छा मौका है ये अपने आप को ठीक से स्किलिंग करें। वो जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की, डेटा सेंटर की है, एआई की है, क्लाउड की है, चिप डिज़ाइन की है, या सेल्स की है, उसमें वो अपना एक्सपीरियंस आगे बढ़ाकर आगे और काम कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका पूरा फायदा भारत को मिलेगा इसमें अभी, क्योंकि ये कई कंपनियां जो एग्रेसिवली भी बात कर रही है यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की। इसका मुख्य कारण सिर्फ इंडिया का बाजार नहीं है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन हमारा जो इंजीनियरिंग क्षमता है, जो सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन इनको करना है, और डेटा सॉवरेनिटी की बात है
एज वेल एज द इकोसिस्टम, ये सारे बातों को देखा जाएगा। और देखिए सरकार सरकार क्या कर रही है, मैं कहूँगा इसमें सबसे बड़ा योगदान सरकार का है, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसीज है इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। हमारा एआई मिशन चल रहा है, हमारा क्वांटम मिशन चल रहा है, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, आईटी रिलेटेड काम चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर स्थिति में, हर क्षेत्र में सरकार का पूरा सहयोग है, इससे मामला आगे बढ़ेगा। हाँ, हमें सिर्फ यही जरूरी है करना कि वी शुड नॉट रिमेन डिपेंडेंट ओनली ऑन दिस थिंग। तो इसके साथ में हमें अपनी तकनीकों का विस्तार करना पड़ेगा, विशाल रोजगार का करना पड़ेगा, और जो नई क्रांति बन रही है, जो नई अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसको यूज़ करके आगे में भारतीय कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारा जो आईटी कंपनीज जितनी बड़ी बड़ी है अभी ऑलरेडी, उसमें से कई लोग इस क्षेत्र में आगे आ जाएंगे। ये मत समझिए कि कुछ नहीं होगा करके, ये तो बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। कई कंपनीज जो ऑलरेडी हमारा आईटी डेवलपमेंट में, जो सर्विस सेक्टर में है अभी, उनको भी समझ में आ रहा है कि इंडिया को प्रोडक्ट सॉल्यूशंस बनाना चाहिए, और वो भी इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अपने को ठीक है, थोड़ा मैं इसको और अलग पहलू से भी समझना चाहूंगा, और कॉर्पोरेट्स के नजरिए से भी और बाकी पैनलिस्ट के नजरिए से भी। हमें मिताली ये बताइए कि एक जो सबसे बड़ी समस्या पहले भी रही है कि कंपनियां जब आती हैं तो वो किसी और माइंडसेट के साथ आती हैं, लेकिन जब कंपनियां यहाँ स्थापित हो जाती हैं तो कई बार सरकार के लिए चुनौती बन जाती है, या डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी चुनौती बन जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि जो फोकस ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स तक चाइना पे रहा, उसकी एक शिफ्टिंग नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि चाइना भी इसको बहुत ही बारीकी से देखेगा। हमने पहले भी देखा है जब एप्पल बुलिश हो रहा था, तब किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे थे, या किस तरह के रिएक्शंस नजर आ रहे थे। आपको लगता है कि शायद अब हमें पॉलिसी लेवल पे या कंप्लायंसेस लेवल पे थोड़ा सा और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग बेहतर करनी होगी, ताकि कंपनियां अपने हिसाब से मोनोपोली ना करें? बहुत ही बड़ी चीज है हमारी सारी मार्केट्स में, सारी इंडस्ट्रीज में। एक तरह से ये इंडिगो का क्राइसिस भी जो हमने देखा, वो एक वेकअप कॉल था कि किसी भी इंडस्ट्री में आपको मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, इसके लिए आपको सेफ गार्ड करना है। हमें अपने रेगुलेटर्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारे रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स में हो, रेलवेज में हो, या डिजिटल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन सबको ही हमें बहुत बनाना है। और एआई के माध्यम में ये रेगुलेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल दूंगी। एक गूगल का प्रोडक्ट है नैनो बनाना करके, और नैनो बनाना का अब प्रो 3 वर्जन आ चुका है, जिसमें अगर आप कोई भी लाइफ लाइक वीडियो बनाना चाहें तो आप एक्चुअली उसमें वो वीडियो बना सकते हैं, और वो पूरी तरह से बहुत डिफिकल्ट होगा किसी किसी के लिए भी देखना कि क्या ये रियलिटी है या क्या ये एआई जनरेटेड वीडियो है। अब आप ये सोचिए कि किसी महिला के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक, एक्चुअली बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका फोटो या आपका लाइकनेस कहीं पर भी मिस यूज हो सकता है, जैसे अगर आप महिला हैं। तो मेरा बहुत ये बहुत मानना है बहुत कि अहम बात है। मेरे पास समय कम है, फटाफट से कुछ सवालों के साथ मैं बारी बारी से आऊंगा। निखिल, हमें बताइए, आप इसी कंसर्न को देख रहे हैं, क्योंकि कंपनियां आती किसी और उद्देश्य से हैं, और कई बार वो जवाबदेही भी उनकी नहीं होती है, मतलब वो अपनी जवाबदेही से भी बचती हैं। ये कहती है कि भाई हम तो फलां जगह ऑपरेट करते हैं, आपको कुछ बात करनी है तो आप वहीं कीजिए। देखिए, जो कंपनीज आ रही हैं वो तो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो इंडिया को मार्केट समझ रही हैं, और मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है डेवलपर्स का दुनिया में, एंड एप्स बनाने के लिए। डेटा जो, ये जो हाइपर स्केलर्स हैं जो और ये जो डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश होंगे एआई के लिए, उसमें इंडियन कंपनीज का डेटा होगा, इंडियन एआई कंपनीज का डेटा होगा। तो उसमें जवाबदेही तो, क्योंकि इंडियन डेटा सेंटर्स यहीं पर हैं, उनकी होगी ही होगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मार्केट है वो गूगल का जो जेमिनाई है, जो और जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, उसने अब मार्केट को घेर लिया है। जो लार्ज मार्केट है उसमें इंडिया का कोई प्ले बाकी ही नहीं है। अगर आप देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो एआई कंपनी है, सबसे अहम जो कंपनी है, वो है सर्वम एआई। पर अगर आप डेवलपर से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्वालिटी है ही नहीं। और ये जो सारी इसी सवाल के साथ मेरे पास एक मिनट ई का कॉमर्स से भी लग कम रहा समय है, है।
निखिल, मैं इसी सवाल के साथ जसप्रीत के पास जाना चाहूंगा। जसप्रीत, हमें बताइए कि विकल्प क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मतलब ऐसी क्या दिक्कत है, मतलब कि हम उस स्तर का विकल्प नहीं दे पा रहे हैं किसी भी सर्विस में? मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। मे बी हम उस हिसाब का विकल्प नहीं दे पा रहे हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। लेकिन टेक्नोलॉजी में एआई में सबसे अच्छी चीज क्या है? एआई बहुत बड़ा लेवलर है। आज की डेट में मुझे कंपनी बनाने के लिए, एआई एनेबल करने के लिए और उसको पूरी वर्ल्ड को लेकर जाने के लिए मुझे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जितना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजॉन के पास है। अगर मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एआई एनेबल्ड है, एंड इंडिया में बहुत सारी, हाँ बहुत बड़ी कंपनी नहीं है बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एआई के अंदर मार्केट लीडर्स बनती जा रही हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी कोई बहुत बहुत उनका बड़ा कोई शोर लेवलर है। नहीं है, रिसेप्शन उस तरह का नहीं है। सबसे बड़ी जरूरी है कंज्यूमर रिसेप्शन। तो शायद ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है, शायद हमें इस दिशा में काम करना होगा। मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। अच्छी चर्चा रही, थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का, तमाम एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।